एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग। साहब आज की क्लास है हमारी MSN बेस्ड होने वाली है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी डिसीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अलग अलग जगह अलग अलग एग्ज़ाम होने वाले हैं। MP ESB का पेपर है, गुजरात में एग्ज़ाम है अभी हाल फिलहाल में, UP SSC के थ्रू, OSSC RRB, सभी जगह अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी अपकमिंग टाइम में हम बात करें 25,000 से ज़्यादा है, जो कल की लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने बताया था कि 25,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए 2025 में एग्ज़ाम होना है। नॉर्सेट भी होना है आपका। सभी जगह के लिए क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि मेडिकल नर्सेज आपकी तीसरी बुक है जो आ चुकी है। तीसरी बुक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ANM MPHW या फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए, जिसमें आपको एज़ पर योर सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो आपके सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं वो साथ में 35 से ज़्यादा हैं जो आपके NHM ने अलग अलग जगह एग्ज़ाम करवाए हैं। ANM के OSSC ने करवाया है, केरला PSC ने, कर्नाटक ने, पंजाब ने। तो अलग अलग स्टेट वाइज जो भी एग्ज़ाम हुई, इवन अंडमान निकोबार से लेके जितने भी अभी तक ANM के पेपर हुए वो सब यहाँ पे आपको ऐड करके दिए गए हैं। पेपर सभी हिंदी इंग्लिश में हैं। और जो भी लोग रेलवे की बुक या कंप्लीट गाइड फॉर NHM एंड CHO लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी तीनों बुक्स पर सीधा सीधा बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है। 25, 30, 40% तक ऑफर चल रहा है सभी किताबों पर, फ्लिपकार्ट पर भी और डायरेक्ट ऑर्डर में भी। और जो भी लोग कंप्लीट गाइड फॉर NHM एंड CHO डायरेक्ट लेते हैं उनके लिए बुक है, और जिन्होंने पेपर लिए हैं पहले उनको सीधा सीधा आपको 100-150 तक का मार्जिन है जो दिया जाएगा, क्योंकि आप यदि ऑलरेडी पहले 200 पे कर चुके हैं तो आपको मे बी 150 तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट में आपको थोड़ा कम पेमेंट लगेगा कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के, तो जैसे में भी आप कंफर्टेबल हो। तीनों बुक्स अभी रिसेंट में फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट जाके बुक्स भी खरीद सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इस वाली बुक की खासियत आपको ये है ANM MPHW की, यदि जो लोग CHO का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको जोड़ी मिलाओ प्रश्न या फिर आपके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, अलग अलग हेल्थ स्कीम है, प्रोग्राम है, हेल्थ एजेंसीज़ हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो सब यहाँ पे इस बुक में आपको ऐड किए गए हैं। तो जो भी लोग ये तीनों बुक्स भी एक साथ लेना चाहता है तीनों भी आप ले सकते हैं। आपको बुक्स है जो तीनों बहुत ही ज़्यादा। The clinic nurse notes that the physician has documented a diagnosis of herpes zoster in the male client's chart. Based on an understanding of the cause of this disorder, the nurse determined that this definitive diagnosis was made following which diagnostic test. यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक क्लिनिक में है जो फिजिशियन ने एक पेशेंट में हर्पीस जूस्टर, इसको सिंगलेंस नाम से जाना जाता है, ये कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में बहुत फैला था। तो यहाँ पर एक क्लाइंट का चार्ट है जो बनाया। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस डिसऑर्डर के पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा, सिग्नल्स को या फिर हर्पीस जूस्टर को पता करने के लिए पैच टेस्ट होगा, स्किन बायोप्सी होगी, या फिर कल्चर ऑफ द लीजन होगा, या फिर वूज लाइट एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, सिग्नल्स के लिए या फिर हर्पीस जूस्टर का पता करने के लिए कौन सा एक टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे यही पूछा है क्वेश्चन में। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो हर्पीस जूस्टर के लिए जो बेस्ट तरीका होगा पता करने के लिए वो होगा कल्चर्स ऑफ द लीजन। जो घाव बने हैं हर्पीस जूस्टर के कारण, वो जो लीजन्स है वहाँ का स्पेसीज कलेक्ट करके टेस्ट करना, तो वो कहलाएगा आपका कल्चर ऑफ द लीजन। देखिए यहाँ पर हर्पीस जूस्टर के लिए जो क्लासिक प्रेजेंटेशन होता है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक, यदि आपसे बात करें तो यहाँ पर वायरल है। एक तो ये प्रॉब्लम क्या है, वायरल है। वायरल के लिए जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपको पता करना है इस वायरल के लिए, और इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस। क्या होगा, वेरिसेला जूस्टर वायरस। और यही सेम वायरस चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। याद रखें, जो वेरिसेला जूस्टर वायरस है यही हर्पीस जूस्टर सिंगलेंस को कॉज तो करता ही, साथ में चिकन पॉक्स को भी कॉज करेगा। पैच टेस्ट का यूज़ जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपको, पैच टेस्ट तो यूज़ किया जाता है यदि कोई एलर्जी वगैरह हो या फिर किसी को कुछ मेडिकेशन दी जानी हो तो उस एलर्जी को चेक करने के लिए।
बायोप्सी में जनरली साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। कैंसर की स्टडी के लिए टिश्यू रिमूव करके उनको चेक किया जाएगा, वो कहलाता है बायोप्सी। तो यहाँ पर पैच टेस्ट यदि पूछें तो एलर्जी से रिलेट करता होता है, बायोप्सी होते तो कैंसर सेल्स से। अब यहाँ पर कल्चर्स ऑफ लीजन्स के थ्रू बेटर तरीके से पता चलेगा एज कम्पेयर टू अदर्स ऑप्शन के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कल्चर ऑफ द लीजन। नेक्स्ट वन, द स्किन इज असाइंड टू केयर फॉर अ फीमेल क्लाइंट विथ herpes zoster. Which of the following characteristics would the nurse expect to note when assessing lesion of this infection? अभी आपके पास मेल क्लाइंट था तो पता कैसे करेंगे herpes zoster के लिए। अब यहाँ पर फीमेल क्लाइंट है, उसको भी herpes zoster का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर एज अ नर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या साइन देखने को मिलेंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल, अ जनरेलाइज्ड बॉडी रैसेस, स्मॉल ब्लू वाइट स्पॉट विथ रेड बेस, या फिर फियरी रेड एडिमेटस रैसेस ऑन द चीक्स। क्या देखने को ऐसा मिलेगा? यदि सिग्नल्स है जो पर्सन के लिए लेडीज क्लाइंट है तो होगा क्लस्टर्ड स्किन वेसल्स, क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स हैं जो देखने को मिलेंगे। लेडीज क्लाइंट की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी जो herpes zoster का साइन होता है होते हैं वेसिकल्स। क्या होंगे? वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स जनरली किस उसमें होते हैं? क्लस्टर, गुच्छों में। किसमें? गुच्छों में और क्लस्टर में। इसीलिए आप किसको चेक करेंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स को है जो पता करेंगे। और ये जनरली बॉडी की मिडलाइन को क्रॉस भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यदि क्लासिकल साइन पूछे हैं सिग्नल्स के लिए, फीमेल क्लाइंट में पूछा है, तो साइन अकॉर्डिंग टू दैट है क्या होंगे? क्लस्टर्ड स्किन वेसिकल्स। नेक्स्ट वन, इन विच स्किन डिसऑर्डर डू टी सेल इंड्यूस अ सडन इंक्रीज इन साइटोकाइंस लीडिंग टू हाइपरप्लासिया ऑफ स्किन सेल्स रिजल्टिंग इन रेज्ड स्किन प्लक्स। यहाँ पर कौन सी स्किन डिसऑर्डर होगा जिसमें टी सेल्स हैं जो सडनली इंड्यूस करने का काम करती हैं, साइटोकाइनिन के रिलीज को बढ़ावा देंगे, जिसके कारण हाइपरप्लासिया होगा और ये स्किन प्लक्स को तुरंत बनाएंगी। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर इम्पेडिगो, किस केस में ऐसा होगा? तो ये देखने को मिलेगा सोरियासिस के केस में। किसमें? सोरियासिस के केस में, जो कि लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक प्रॉब्लम है। इसमें स्किन है जो और हमारा जो इम्यून सिस्टम है ओवर एक्टिव होगा, स्किन सेल्स ज़्यादा तरीके से मल्टीप्लाई होगी, पैचेस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, ये स्कैल्प, एल्बो, नी जॉइंट। जहाँ पर भी स्किन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जिस एरिया में ज़्यादा स्वेटिनेस रहे वहाँ पर, तो ये कंडीशन डेवलप है जो हो सकती है। नेक्स्ट वन, इम्पेडिगो में इस तरीके के साइन देखने को मिलेंगे जो कि इच माइट के कारण होगा, ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ बर्न शॉक। तो बर्न शॉक के मरीज में कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, इंट्रावेस्कुलर हाइपोवॉलेमिया, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिमा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम सफरिंग अ बर्न। बर्न शॉक मतलब वही पर्सन की अचानक से जान भी जा सकती है। हाइपोवॉलेमिया तो होता ही है, एडिमा भी देखने को मिलेगा, परमेबिलिटी भी होगी, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण यदि पर्सन बर्न हुआ है तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फ्रॉम सफरिंग अ बर्न, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन शॉक का इससे लेना देना नहीं होगा, वो बात की बात है। पहले जान बची सो लाखों पाए वाली सिचुएशन होगी यहाँ पर, तो आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यदि किसी फीमेल का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाए तो उसका मेन रीज़न क्या होगा? यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बोफ्लिया। क्या रीज़न हो सकता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? तो आपको कई बार बताया गया है, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की बात की जाए तो फर्स्ट रीज़न होता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी भी यहाँ पे जो क्या रहेगी रिलेट करती है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं, तो वो सबसे ज़्यादा 60% केसेस होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कितने? 60% तक जो केसेस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उनके अबॉर्शन का रीज़न होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या होगी? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी।
नेक्स्ट वन, a woman in the early first trimester of pregnancy present for evaluation of vaginal bleeding. You order a beta HCG test. Over what time period would you expect the beta BCG level to approximately double? तो यहाँ पर यदि किसी क्लाइंट की अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, इवैल्यूएशन में पता चलता है कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवाएंगी, ह्यूमन कोरियर गोनाडोट्रोपिन टेस्ट, जो प्रेगनेंसी में पॉजिटिव पाया जाता है। और ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो यहाँ पर बीटा एचसीजी का लेवल डबल कब होगा? 48 to 72 आवर में, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर, या फिर 96 to 110 आवर में। तो जो बीटा एचसीजी हार्मोन है इसका लेवल है जो डबल कब हो सकता है? 48 से 72 घंटों में। कितने में? 48 to 72 आवर में लेवल कितना हो सकता है? डबल हो सकता है। अब यदि यहाँ पे बात करें हम, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 53% से भी कम है जो 2 दिन में डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि डबल की बात करें बीटा एचसीजी लेवल की, तो फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 48 से 72 घंटों के बीच में कैसे रहता है? डबल रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है इसका लेवल कम होने लगता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो इनमें से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या रिस्क फैक्टर नहीं है? प्रायर ट्यूबल सर्जरी, एक्सपोजर टू एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज। एब्सोल्यूट रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है? ट्यूबल सर्जरी हुई है तो हो सकता है रिस्क है, ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल लेते हैं तो भी हो सकता है। इसका एक रीज़न है ही एक्टोपिक का कि जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो के वहीं पे इम्प्लांट हो सकता है, आईवीएफ भी हो सकता है। लेकिन आईयूडी का एब्सोल्यूट रिस्क है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक में रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, आईवीएफ हो सकता है, डीईएस हो सकता है और अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आईयूडी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। आईयूडी का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीटल कॉज ऑफ स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाना। उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? एब्रप्शन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, एब्डोमिनल ट्रॉमा, या फिर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस रिलेट करता क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है जस्ट। तो यहाँ पर फीटल कॉज पूछा है, मैटरनल कॉज नहीं पूछा है। बच्चे की गर्भ में डेथ होने का रीज़न क्या हो सकता है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन भी लोगों ने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं किए प्लीज़ बुक ऑर्डर कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट में कुछ यदि आप एड्रेस वगैरह डालते हैं और आपका एड्रेस यदि प्रॉपर नहीं जा रहा है, फ्लिपकार्ट आपका एड्रेस प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से यदि आपकी बुक कैंसिल होती है किसी भी रीज़न से, तो आप बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको कोई अदर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे, वही चार्ज लगेगा और बुक आपको मैं खुद जाके कोरियर करूँगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है जिसका भी यदि, क्योंकि मैंने आज देखा कि 2-3 लोगों का सील्ड कैंसिलेशन एक ऑप्शन होता है, वो फ्लिपकार्ट की तरफ से ही होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ कि यदि आपकी बुक वहाँ से कैंसिल होती है तो आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आपके जो भी आपका डिलीवरी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आपको डिलीवर करवाई जाएगी। कोई भी डाउट आपको रह जाते हैं तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। तो जो एक हेल्दी न्यूबॉर्न बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी में यदि बात करें हम किसकी, पल्स रेट की, पल्स की तो 140 to 160 तक होती है। लेकिन यदि न्यूबॉर्न बेबी में रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो होती है 35 पर मिनट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेस्पिरेटरी रेट भी क्या रहती है, घटती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पल्स रेट भी घटती जाती है। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है। जन्म से लेकर 6 हफ्तों तक बच्चों को आप चेस्ट पे हाथ रखिए, कितना फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, वो जब आप काउंट करेंगे 35 से ज़्यादा ही होगा। यदि आप थोड़े बड़े बच्चों में देखें तो 20 to 30 जा सकता है, मतलब टोडलर एज हो गई जो 1 से 3 साल के। यंग चिल्ड्रन है तो 20 से 25, और 15 साल से ज़्यादा है तो एज़ पर नॉर्मल एडल्ट की तरह ही उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो पल्स रेट है रहेगी। तो यहाँ पर यदि रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करें तो आपको हमेशा माइंड में रखना है अबव 35 to 60 तक
न्यूबॉर्न बेबी में रहेगी। पल्स रेट की बात करें हम तो 140 to 160 तक नॉर्मल रहेगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। तो यदि किसी पर्सन को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? रिस्ट्रेन द क्लाइंट्स लेग एंड आर्म्स, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट माउथ, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। अब यदि आपको एग्जाम में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके पास एक ऑप्शन है एयर भी मेंटेन करना, दूसरा है सर्कुलेशन और तीसरा है किसी भी तरीके से फॉल डाउन होने से बचाना, तो अब आप किसको मार्क करेंगे? तो यहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ओनली टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स को छोड़कर यदि बर्न पेशेंट की बात की जाए तो बर्न पेशेंट में आप हमेशा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को महत्व देंगे। यदि किसी शॉक का मरीज हो या फिर कोई अदर इंजरी वाला मरीज हो कोई अदर, तो एयरवे देन सर्कुलेशन क्या है? फर्स्ट एयरवे देन आफ्टर द सर्कुलेशन। यदि सीजर्स का फिट्स का कन्वर्जन का हो तो यहाँ पे आप सांसें बाद में उसकी चेक कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि जब उसको सीजर्स आ रहे हैं उस दौरान वो कुछ अपने आप को और चोट ना लग जाए, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। ये एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंजरी से प्रिवेंट करें। ना तो अब वो इंजरी उसको बांध के प्रिवेंट की जा सकती है, ना हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके, ना टंग ब्लेड वो मुंह में डाल के, क्योंकि ड्यूरिंग द सीजर्स कभी कभी टीथ से टंग है जो बाइट भी हो जाती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है मुंह से। बट इन केस यदि ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, यदि किसी को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, आपको उसके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है उसको सेफ फील कराना है। फील कराने का मतलब जो भी चीज़ें आसपास रखी हुई हैं उनको दूर करना है। आफ्टर दैट वो खुद से जब रिलैक्स मोड में जाएगा तो वो ठीक होगा। उस दौरान उसको कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो यदि वही मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की बात की जाए या सीजर्स की या कन्वल्जन्स की या फिट्स की, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंजरी से प्रिवेंट करना होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज क्लाइंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फॉल्स। तो गिरने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की किस उम्र के क्लाइंट होंगे? A 77-year-old female client in a client room that has low glare floors. An 87-year-old female client in a client room that has low glare floor. 27-year-old sedated male client. 37-year-old male client with impaired renal perfusion. सबसे ज़्यादा गिरने का रिस्क किस उम्र के मरीज में होगा? 77 साल का ओल्ड क्लाइंट है, लो ग्लेयर फ्लोर्स है, उसमें चांस कम होंगे। 87 वाली फीमेल क्लाइंट में भी कम होंगे। लेकिन जो सेडेटेड है, सेडेटेड का मतलब मेडिकेशन दिए गए, सेडेटिव्स दिए गए हैं, तो उसके गिरने के चांस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू 37 ईयर, 87 और 77 ईयर वाले के। सेडेशन के कारण उसको उसका मूड तो ऑलरेडी क्या रहेगा, दूसरे ही उसमें रहेगा, तो उस दौरान उसके गिरने के रिस्क ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 27 ईयर ओल्ड सेडेटेड मेल क्लाइंट। नेक्स्ट इज β2 ट्रांसफेरेन इज ए स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विच कंडीशन। तो β2 ट्रांसफेरेन टेस्ट है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? एलर्जिक रेनाइटिस, ल्यूपस वल्गैरिस, मलेरिया या फिर CSF राइनोरिया। किसके लिए होगा β2 ट्रांसफेरेन टेस्ट? तो β2 ट्रांसफेरेन टेस्ट किया जाएगा CSF राइनोरिया के लिए। CSF राइनोरिया का मतलब कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या हो, नोज के थ्रू लीक होके साइनस के थ्रू क्या हो, बाहर आए। उस केस में पता करना है कि ये नाक से पानी ही आ रहा है कि इंटरनल कुछ रीजन से CSF लीक तो नहीं हो रहा है। तो जो टेस्ट किया जाएगा वो स्पेसिफिक टेस्ट किसके लिए होगा? CSF राइनोरिया के लिए। CSF राइनोरिया और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। राइनोरिया का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ लीक होना। अब यहाँ पर नोज और साइनस के थ्रू यदि जो रनी नोज हो रही है, वाटरी रनी नोज हो रही है,
कुछ केसेस में CSF भी हो सकता है, या तो कुछ इंजरी वगैरह हुई है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो इंटरनल इंजरी के कारण CSF भी बाहर है जो रिस्की आ सकता है, तो उसको पता करने के लिए β2 ट्रांसपेरेंट टेस्ट है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी MgSO4। यदि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है तो उसके एंटीडोट के लिए क्या दिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकानेट, नेलोक्सोन, विटामिन के, या फिर नन ऑफ द अबव। कुछ ना कुछ एंटीडोट तो पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन यदि एंटीडोट की बात करें, हो सकता है आपको इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन में ना रहे, घुमा घुमा के दिया जाए, तो वो होगा यहाँ पर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए कैल्शियम ग्लूकानेट। अभी देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई, आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं कि कुछ ड्रग सब्सटेंस और उनके एंटीडोट। यदि ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए या बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो किसके थ्रू उसको रिट्रीट किया जा सकता है। यदि एसिटामिनोफेन या फिर किसी को पैरासीटामोल ओवरडोज हो जाए तब दिया जाता है एसिटाइलसिस्टीन। क्या? एसिटाइलसिस्टीन। एंटीकोलिनार्जिक हो जाए तब दिया जाता है फॉस्टिगमाइन। बेंजोडाइजापाइन के लिए फ्लूमेजेनिल। यदि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं तो कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट दिया जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी क्या दिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकानेट दिया जाएगा। यदि किसी को साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो मिथिलीन ब्लू है जो दिया जाएगा। डिगॉक्सिन है तो डिगॉक्सिन इम्यून फेब, एग्जाम में डिगॉक्सिन का तो बहुत आता है, टॉक्सिसिटी आती है, किसको नहीं देना है वो आता है। हेपेरिन जो कि नेचुरल एंटीकोआगुलेंट होता है हमारी बॉडी में, और यदि इसकी टॉक्सिसिटी हो प्रोटामाइन सल्फेट दिया जाएगा। आयरन ओवरडोज हो जाए तो डिफ्रॉक्सामाइन दिया जाएगा। इंसुलिन के लिए ग्लूकागॉन क्योंकि इसके अपोजिट वर्क करेगा। ओपियोइड्स के लिए नेलोक्सोन दिया जाएगा। वारफरिन के लिए विटामिन के। तो ये बेसिक और कुछ इम्पॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं और ड्रग्स के नेम हैं जिसके कारण यदि ओवरडोज होता है तो रिट्रीट कैसे किया जाएगा इन एंटीडोट के थ्रू। इसके आपको नाम ही याद करना पड़ेंगे, इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है। नेक्स्ट वन, स्पेल्डिंग साइन। स्पेल्डिंग साइन किस में देखने को मिलता है? स्पाइना बाइफिडा, अबॉर्शन, IUD या फिर बेबी विथ कार्डियोसेंथेसिस। एक क्वेश्चन ESIC UPSC में अभी पूछा गया था जो पेपर हुआ था जुलाई में। स्पेल्डिंग साइन होता है और एक होता है रॉप्सिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन देखने को मिलता है जब यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो जाए। यूट्रस में बच्चे की डेथ हो जाती है तो जो ओवरलैपिंग होगी, फीटल स्कल की जो बोन है एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? ओवरलैप होंगी, तो वो कहलाता है स्पेल्डिंग साइन। क्या है? स्पेल्डिंग साइन। एग्जाम में आता है यदि क्रेनियल बोन्स और जो सूचर्स हैं गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाए, फीटस की डेथ हो जाए, तो यहाँ पर जो बोन है एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाती हैं। फीटल डिवाइस के कारण होता है। किसके कारण? फीटल डिवाइस के कारण। और ये जनरली 7 दिनों के अंदर है जो देखने को मिलेगी ये कंडीशन। किसके अंदर? 7 दिनों के अंदर। दूसरा होता है रॉबर्ट साइन, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये तो हो गया कौन सा? स्पेल्डिंग साइन, जिसमें क्रेनियल नर्व, क्रेनियल बोन्स और स्कल फीटल बोन्स क्या होंगी? ओवरलैप होती हैं। और ये जनरली फीटल डेथ के आफ्टर विदिन 1 वीक के अंदर देखने को मिलेगा। एक होता है यहाँ पर रॉबर्ट साइन। क्या है? रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन में देखने को क्या मिलेगा? गैसियस टाइप की गैस शैडो देखने को मिलेगी। क्या होगा यहाँ पे? गैस शैडो देखने को मिलेगी हार्ट के यहाँ पर, विद इन द हार्ट। जो फीटल हार्ट है यहाँ पर गैस शैडो है जो देखने को मिलेगी, तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। दोनों साइन याद रखें। इंट्रायूट्राइन डेथ में यदि फीटस की गर्भ में ही डेथ हो जाए, फीटल डिमाइस हो जाए, उसके कारण यदि बच्चे की जो फीटल स्कल की बोन है वो ओवरलैप होती हैं तो वो कहलाता है स्पेल्डिंग साइन। रॉबर्ट साइन का मतलब होता है कि जो पल्स रेट चेक करते हैं आप बच्चे की फीटोस्कोप के थ्रू, तो वहाँ पर जब स्कैनिंग की जाएगी तो उस दौरान गैस टाइप के बबल्स दिखेंगे तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। नेक्स्ट वन इज alcohol is using in clinical setting for the skin disinfection. This alcohol is made by। तो यदि क्लिनिकल सेटिंग में अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है तो वो कौन सा अल्कोहल होगा?
इथाइल, मिथाइल, इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल, कौन सा अल्कोहल यूज़ किया जाएगा? जो आप स्किन पर अपने हाथों पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो भी एक क्लिनिकल सेटिंग का हिस्सा होगा। और वो डिसइंफेक्शन के लिए जो अल्कोहल यूज़ किया जाएगा वो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, नाम याद रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म इज। स्पर्म की एडिक्वेसी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। स्पर्म एडिक्वेसी मतलब कि सीमेन में जो जितनी काउंटिंग होनी चाहिए, एक नॉर्मल काउंटिंग, उतना स्पर्म सीमेन में उतने स्पर्म है या नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? कौन से टेस्ट के थ्रू पता चलेगा? स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट, मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। हो सकता सीमेन 5 ml हो, एजैकुलेट हो 1 टाइम में, लेकिन उसमें स्पर्म हो ही ना। स्पर्म हो यदि, काउंटिंग ठीक है, तो स्पर्म क्या हो? मोटाइल ना हो। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर जो कॉमनली टेस्ट किया जाएगा एडिकेसी ऑफ स्पर्म के लिए वो होता है स्पर्म मोटिलिटी। क्या होगी? स्पर्म मोटिलिटी। अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन में एटलीस्ट 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। यदि इससे कम होते हैं तब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? 15 जो मिलियन पर ml में स्पर्म कम होते हैं तो ये कहलाता है ओलिगोस्पर्मिया। यदि 0 स्पर्म काउंट है, मतलब ना के बराबर है, तो इज़ोस्पर्मिया। सीमेन में 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म से कम है तो ओलिगो मतलब कमी है, और ये नहीं है तो एजोस्पर्मिया कंडीशन कहलाएगी। अब स्पर्म का प्रोडक्शन, इजैकुलेशन कैसे होगा? तो स्पर्म डेवलप होते हैं कहाँ पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो टेस्टिकल्स की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर। इनमें हार्मोन अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये प्रॉपर इनका डेवलपमेंट होगा। अब ये ट्रेवल करके जाते हैं एपिडेमाइडिस में, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब काइंड रहेगी। यहाँ पर इनका क्या होगा? मैचुरेशन होगा। जो स्पर्म क्या है बन के आए हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकल की, वो एपिडेमाइडिस में जाके मैच्योर होंगे। वास्ट डिफरेंसेस, जो कि एक ट्यूब होती है, इसी को कट किया जाता है वैसेक्टोमी के दौरान और टाइप किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे? माइग्रेट होते हैं ड्यूरिंग द एजैकुलेशन के दौरान। ये क्या होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड है, जो प्रोस्टेट फ्लूइड, सेमिनल ग्लैंड अपना फ्लूइड है जो मिक्स करके एजैकुलेशन के दौरान ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या आते हैं? बाहर आते हैं। बेसिक सा वो है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका ऐड होता है जो मैंने ऐड किया हुआ है, वो है इनफर्टिलिटी। यदि स्पर्म काउंट पे इफेक्ट पड़ता है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मतलब बांझपन। प्राइमरी में कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं कपल, सेकेंडरी में एक बच्चा हो गया लेकिन दोबारा कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो वो कहलाती है सेकेंडरी। नेक्स्ट वन इज डिगॉक्सिन इजन। तो डिगॉक्सिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या फिर एंटी एंजाइना ड्रग। तो एंटी एंजाइना तो नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। यहाँ पर एक क्या कहलाएगी? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या होगी? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। यदि किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिब्रिलेशन या आर्टेरियल फ्लिटर की कंडीशन हो रही है तब कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं। इसमें डिगॉक्सिन हो सकती है, डिजिटालिस एजेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और डिगॉक्सिन पल्स रेट बिलो 60 जा रही हो तो हमें नहीं देना है, क्योंकि ये पल्स रेट को और घटाने का काम करती है और इस दौरान यदि और दे दिया तो मरीज तो बेचारा सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इस दौरान क्या करना है? हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की कोई भी ड्रग हमें नहीं देनी है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना इज सीन इन। तो स्ट्रॉबेरी स्पॉट है जो वेजाइना में किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? कैंडिडा, ट्राइकोमोनास, CMV, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स। किस केस में स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखने को मिलेंगे वेजाइना के ऊपर? तो ये देखने को मिलेंगे किसमें? ट्राइकोमोनास में। किसमें? ट्राइकोमोनास में। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में स्ट्रॉबेरी काइंड ऑफ, ट्राइकोमोनास का जो एक इंडिकेटरी साइन होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और स्ट्रॉबेरी वेजाइना। जो
स्ट्रॉबेरी के ऊपर डॉट डॉट टाइप रहेंगे, उस तरीके के पैचेस देखने को मिलेंगे सरफेस एरिया पर सर्विक्स के और वेजाइना के। और यहाँ पर ये पैचेस वाइट पैचेस हैं जो इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ ये पैचेस किस कलर में कन्वर्ट होते हैं, रेड से वाइट में। तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स यदि पूछें स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या फिर स्ट्रॉबेरी वेजाइना, तो ये देखने को मिलती है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के इन्फेक्शन में। नेक्स्ट वन इज लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट ओनली या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर कौन सी डाइट है जो प्रेफरेबल रहेगी किसके लिए, यदि क्लाइंट को डायबिटिकुलाइटिस हुआ है। तो पहली चीज़, जब आपको पता होगा कि डायबिटिकुलाइटिस है क्या, तब तो आप उसके लिए डाइट बता पाएंगे। तो यहाँ पर डायबिटिकुलाइटिस का जो मेन या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये होता क्या है। तो डायबिटिकुलाइटिस में जो आपका कोलोन है, कोलोन का मतलब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके से हम ये कहेंगे वीकनेस के कारण, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा, जो डायवर्टिकुला का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक तरीके से पाउच जैसे बनेंगे डायवर्टिकुला, जिसको नाम दिया गया है। और यदि इन्हीं पाउच में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, आपकी डायवर्टिकुलाइटिस। और डायवर्टिकुलाइटिस वाले मरीज को आप यदि डाइट की बात करते हैं तो कौन सी डाइट प्रेफर करेंगे, लो फाइबर, हाई फाइबर, क्लियर लिक्विड या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर कोलोन पर प्रेशर पड़ेगा तभी आपके डायवर्टिकुला बनेंगे, जो स्मॉल पॉकेट जैसे बन रहे हैं वो बनेंगे। कोलोन पर प्रेशर कब पड़ेगा, या तो आपकी डाइट में पानी की कमी हो, क्लियर, आपकी डाइट में पानी की कमी हो, फाइबर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो यही सब रीजंस रहेंगे किसके लिए, डायवर्टिकुलाइटिस के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो डाइट देंगे मरीज में वो कौन सी होगी, हाई फाइबर्स डाइट। क्या होगी, हाई फाइबर्स डाइट। यहाँ पे देखिए आप, ये रही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको आप कोलोन कहेंगे, क्या कहेंगे, कोलोन। और एटलीस्ट 5 मीटर तक इसकी लेंथ है जो मानी जाती है, जो स्मॉल होती है उसकी ज़्यादा होती है 7 मीटर तक। ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर इसके जो पार्ट है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर डिसेंडिंग पार्ट है या फिर कोई सा भी पार्ट हो सकता है कोलोन का। अब यहाँ पर ये पॉकेट जैसे बनेंगे, इनमें ब्लीडिंग होगी, ये क्या है, डायवर्टिकुलम कहलाएंगे जो यहाँ पर बनेंगे। अब यदि इन्हीं में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलाइटिस। लेकिन जब एक से ज़्यादा जगह डायवर्टिकुलाइसिस हो जाए तब ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलोसिस। याद रखें, ये ओनली पाउच अकेले बनते हैं, पॉकेट स्मॉल पॉकेट बनते हैं इनसाइड ऑफ योर कोलोन, इट्स कॉल्ड द डायवर्टिकुला। और यहाँ पर यदि इन्हीं में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। और जब इन्हीं के बहुत सारे डायवर्टिकुलोसम बन जाए, डायवर्टिकुलम बन जाएंगे और फिर इनमें इन्फेक्शन होगा तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलोसिस। इसके साइन सिम्टम क्या होंगे डायवर्टिकुलोसिस के, लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, जो कि कभी कभी सीवियर भी हो सकता है, लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्टेंटेड एब्डोमेन और पैल्पेबल कोलोन। हो सकता है कि आप अपने कोलोन पे जब डॉक्टर पाल्पेशन करेंगे, जो भी डॉक्टर फिजिशियन आपका पाल्पेशन करेगा तो उनको एक पाल्पेबल कोलोन भी फील होगा, फीवर रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन है। नोजिया वॉमिटिंग कॉमन सी बात है, जब यदि किसी पर्सन को कोई भी जीआईटी से रिलेट करती प्रॉब्लम होती है तो नोजिया वॉमिटिंग होता है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी, रेक्टल ब्लीडिंग क्यों होगी, मान लीजिए जो यहाँ पर पाउच बने हुए हैं इनमें यदि ब्लीडिंग हो रही है, यही जो ब्लड है कहाँ से आएगा, रेक्टम के थ्रू बाहर आएगा, तो यहाँ पर रेक्टम ब्लीडिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, लेकिन डायरिया बहुत कम केस में देखने को मिलेगा। तो इसी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, हाई फाइबर डाइट। कॉज क्या है इसके, आर्ट्रियल हाइपरटेंशन, मतलब जो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लो में कुछ यदि प्रेशर ज़्यादा हो तो उसके कारण भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। इम्यूनोसप्रेशन,
मतलब कोई भी आपको इम्यूनो सप्रेसिव डिसीज़ है, HIV हो गई या फिर कोई सी भी ऑटोइम्यून डिसीज़ हो गई, वो ओबेसिटी, विटामिन डी की कमी, तो ये सब क्या है, रीज़न है। अब यदि यहाँ पर यही डायवर्टिकुलाइटिस क्या हो, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो होंगे बावल ऑब्स्ट्रक्शन। बावल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बन गए। मान लीजिए यहाँ पर ये जो कोलोन में बहुत ज़्यादा डायवर्टिकुलाइटिस बन गए, तो यहाँ पर जो आपका जो भी मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो कोलोन में ही आता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था ना, यहाँ का आइटम यहाँ का आइटम बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन। पेरिटोनाइटिस, कभी कभी बस्ट आउट हो जाए, ये जो डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस है क्या हो जाए, बस्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो यहाँ पर लेयर है पेरिटोनियम है उसकी कवरिंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। एब्सिस हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होंगी यदि इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। डायग्नोसिस के लिए तो वही है कि आप इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूरिन टेस्ट कराएंगे और यहाँ पर लिवर एंजाइम टेस्ट कराएंगे कि कोई लिवर से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से तो आपका पेन नहीं हो रहा है। स्टूल टेस्ट कराएंगे यदि किसी पर्सन को डायरिया का केस होता है। USG कराएंगे जिससे प्रॉपर पता चल जाएगा। एंड देन CT स्कैन कराएंगे तो CT स्कैन में और कंफर्म हो जाएगा कि कितना सीवियरिटी है और किस तरीके से इस चीज़ को ट्रीट किया जाना है। तो आई होप आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं डायवर्टिकुलाइटिस को लेके। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ क्रॉन्स डिसीज, द नर्स शुड एंटीसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। यदि किसी पर्सन को क्रॉन्स डिसीज हुई है तो एज अ नर्स आप कौन से सिम्टम है जो एंटीसिपेट करेंगे, ब्लड डायरिया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पेनलेस जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। क्रॉन्स डिसीज़ में होगा क्या, जो यहाँ पर इस मरीज को यदि क्रॉन्स डिसीज़ हुई है तो कौन से सिम्टम आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्रॉन्स डिसीज़ क्या है, GI ट्रैक्ट में होने वाला इन्फ्लामेशन है। अब ये आपके कहाँ से, स्टमक से लेके एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। कहाँ से, स्टमक से एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। क्या है, क्रॉन्स डिसीज़ इन्फ्लामेशन है आपके GI ट्रैक्ट में होने वाला। अब ये इन्फ्लामेशन आपके GI ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है तो ये तो स्टार्टिंग से एंडिंग जो एनस एरिया है वहाँ तक अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर सिम्टम क्या होंगे, तो आपको लगेगा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसे केसेस में। अब यहाँ पर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग सबसे कॉमन साइन यहाँ पे माना जाएगा किसका, क्रॉन्स डिसीज़ का। क्रॉन्स डिसीज़ वाले मरीज में यदि बात की जाए डाइट की तो प्रोटीन वाली डाइट है जो अवॉइड करने को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आपका ल्यूमेन होती है कोलोन की वो इस तरीके से रहेगी जो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रही है। कोलोन की जो ल्यूमेन है वो ऐसी रहेगी। लेकिन जब क्रॉन्स डिसीज़ की कंडीशन होगी, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन है, कहाँ पर, GI ट्रैक्ट में जो आपके स्टमक से होते हुए एनस तक रहेगा। तो इन्फ्लामेशन या तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है या फिर एनल एरिया में हो सकता है। तो यहाँ पर इसके कारण ब्लड भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। कहाँ पर ब्लड देखने को मिलेगा, स्टूल में। लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या होगा, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब है कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पेट में कुछ हो रहा है, तो वही एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग है जो देखने को मिलेगी किसमें, क्रॉन्स डिसीज़ में, और GI ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज। यदि किसी पर्सन को स्किन ड्राइनेस होती है तो कौन से इंटरवेंशन आप है जो यहाँ पे अपनाएंगे। कंसल्ट द डाइटिशियन अबाउट इंक्रीजिंग द पेशेंट फैट इंटेक एंड टेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा ऑप्शन है आस्क द फिजिशियन टू रेफर द पेशेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सजेस्ट दैट द पेशेंट वेयर होम लाउंड्रीड स्लीप वेयर। Encourage the patient to increase his fluid intake. Use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved area. Avoid bathing the patient until the condition is remedied and notify the physician. तो आप स्किन ड्राइनेस के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है कि डाइटिशियन को कंसल्ट करें, आपकी फैट इंटेक ले पर्सन यहाँ पर, जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जा सके।
दूसरे में है कि पेशेंट को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए। तीसरा है यहाँ पर कि फ्लूइड ले, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो क्यों अपनाई जाएगी स्किन इंटेग्रिटी के लिए। स्किन ड्राइनेस यदि हुई है तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इस चीज़ को। आप यहाँ पर पर्सन को इनकरेज करें कि आप ज़्यादा फ्लूइड लें, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करेंगे तो जो भी आपकी स्किन में ड्राइनेस और कभी कभी ड्राइनेस के कारण स्किन ब्रेक भी रहती है और यहाँ से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन इरिटेटिंग सोप यूज़ करें जिसमें केमिकल ना हो जब आप नहाते हैं। और आफ्टर दैट बाथिंग आप लोशन अप्लाई करें, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन तो आपको इन्फेक्शन होने का और स्किन ड्राई होने का चांसेस है जो कम रहेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सा मेजर अपनाएंगे, इनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज हिज फ्लूइड इनटेक, यूज नॉन इरिटेटिंग सोप व्हेन बाथिंग द पेशेंट एंड अप्लाई लोशन टू द इन्वॉल्व एरिया। तो इससे आप ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन बाथिंग द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज द नर्स शुड यूज लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स फ्रॉम द डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल एरिया। द टेक्निक और दिस टेक्निक, जब भी आप पर्सन को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज़ को नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो एज अ नर्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्म स्ट्रोक यूज़ करते हैं जो कि डिस्टल से प्रॉक्सिमल एरिया तक यूज़ किए जाएंगे। इस टेक्निक का एम क्या है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किन असेसमेंट, अवॉइड अनड्यू स्ट्रेन ऑन द नर्स, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न, कॉज वैसो कॉन्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन। तो यहाँ पर पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ जब आप क्लीन करते हैं तो एज अ नर्स आप फर्म और लॉन्ग स्ट्रोक क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, ताकि वीनस ब्लड रिटर्न को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। जब ये वीनस ब्लड रिटर्न यहाँ पर क्या होगा, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में फ्लो होगा तो यहाँ पर वीनस स्टेसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं और एक गुड पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपके लिए जो ब्लड फ्लो है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्सन के लिए आप जो लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, क्यों कर रहे हैं वो आप, ताकि इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न हो सके। नेक्स्ट इज विविड ड्रीमिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप। तो विविड ड्रीमिंग किस स्टेज में स्लीप की आपको सपने ज़्यादा आते हैं, स्टेज 1 नॉन रैम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, स्टेज 2 नॉन रैम डेल्टा स्टेज। तो 4 स्टेज होती हैं स्लीपिंग पैटर्न की। विविड ड्रीमिंग मतलब जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तभी आपको सपने आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लेटते ही साथ आए, वो आप भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जब आपको सपने आते हैं मतलब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं और ये होता है आपका कब, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में, REM में। किसमें, REM में। फर्स्ट होती है NREM, कौन सी, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें आप जैसे ही लेटे हुए हैं आप, लेकिन आपके 5 से 10 मिनट वाली उसमें क्या हो जाएगी, नींद खुल जाएगी, वेकफुलनेस एंड स्लीपिंग। फिर दूसरी होती है सेकंड स्टेज, कौन सी, NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज सेकंड। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, आपका ब्रेन है जो गहरी नींद के लिए आपको क्या करेगा, भेजेगा एक तरीके से हम कहेंगे। जो होती जनरली लास्ट अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट तक की। फिर NREM जिसमें आपकी मसल रिलैक्स होती हैं, BP जो BP है आपका ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल रहेगा, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। डीपेस्ट स्लीप सबसे यदि पूछें तो होती है NREM स्टेज 3 में। फिर जब आपको सपने आना स्टार्ट होते हैं इस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, इमोबिलाइज्ड रहेगी और आपको सपने आते हैं, वो आँखें जिसमें आपकी ऐसे घूमेंगी, तो वो कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। विविड ड्रीमिंग कब होगा आपका, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। नेक्स्ट इज द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट कैन हेल्प इंड्यूस द स्लीप इज। तो यहाँ पर मीट और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि गर्म दूध हो गया, उसमें ऐसा कौन सा नेचुरल सेडेटिव होगा जिससे आपको नींद आएगी, फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम, मेथोट्राइमेप्राजीन या फिर ट्रिप्टोफैन। क्या होगा, नेचुरल सेडेटिव मतलब आपने कुछ मिलाया नहीं है, ना मीट में मिलाया है ना ही मिल्क के प्रोडक्ट में, स्पेशली गर्म दूध में, लेकिन आपको उनके खाते ही साथ आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है।
इंड्यूस द स्लीप। तो ये क्या कौन सा यहाँ पर होगा? फ्लूराजेपाम होगा, टेमाजेपाम होगा, मेथोट्रेमाजेपाम होगा कि ट्रिप्टोफैन होगा? तो नेचुरल सेडेटिव्स का काम यहाँ पे आपका क्या करेगा? वो होगा ट्रिप्टोफैन। क्या करेगा? ट्रिप्टोफैन। जैसे आपके घर में जो नानी दादी मम्मी लोग हैं वो क्या कहती हैं? गर्म दूध पी के अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा आइटम रहेगा कि गर्म दूध, गुनगुना दूध पीने से आपको नींद क्यों आएगी? क्योंकि इसमें क्या है? ट्रिप्टोफैन है। और इसी ट्रिप्टोफैन के कारण आपको नींद आना स्टार्ट होगी। ये ट्रिप्टोफैन क्या नेचुरल सेडेटिव है। यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम और मेथोट्रेमाजेपाम। तो यहाँ पर हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं। क्या? हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं। इनका यूज़ किया जाता है किसी न किसी एंजाइटी को या फिर हिप्नोटाइज करने के लिए, नींद लाने के लिए। लेकिन नेचुरल की बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा, जो अमीनो एसिड आपके सोने के लिए, स्लीप को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रिकर्सर की तरह काम करे, जो आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है उनके लिए एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेगा। कौन? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो आपके स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनमें ये बेसिक मतलब कुछ कम लिमिट में पाया जाता है, लेकिन ये एज अ नेचुरल सेडेटिव की तरह काम करेगा, तो कहलाएगा ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट वन इज कुबलर-रॉस 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग आर। कुबलर-रॉस की थ्योरी है जो यहाँ पर उसके 5 स्टेज होती हैं डेथ, डाइंग की, ग्रीफ की। तो वो कौन सी हैं? ऑप्शन में एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस। फिर है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लास्ट वन इज बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। कुबलर-रॉस की जो 5 सक्सेसिव स्टेज है डेथ और डाइंग पेशेंट के लिए वो क्या है? सबसे पहले आप फिर कोई भी हो डिनाई करेगा। क्या करेगा? डिनाई मतलब मैं नहीं। दूसरे में गुस्सा आएगी बहुत। तीसरे में कहेगा भाई मैं नहीं, किसी और को हो जाए प्रॉब्लम। चौथे में वो एट द एंड डिप्रेशन में चला जाएगा और एंड में वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है? कुबलर-रॉस की थ्योरी, जो डाइंग के लिए, ग्रीफ पर्सन के लिए, डेथ वाले के लिए कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डिवाइडेड द बॉडी लॉन्गिट्यूडनली इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। कौन सा प्लेन है? हमने अलग अलग तरीके के प्लेन पढ़े, फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल और ट्रांसवर्स, कोरोनल, ये सब प्लेन पढ़े हुए हैं हमने। तो यहाँ पर जो प्लेन आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर वे में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा वो कौन सा प्लेन है? फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। तो कौन सा प्लेन है जिसमें आपकी बॉडी आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में बट जाती है, डिवाइड हो जाएगी? तो वो कहलाता है आपका फ्रंटल प्लेन। कौन सा? फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। ये देखिए आगे वाला हिस्सा एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर कहलाएगा। तो यहाँ पर एक क्या है? कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन की बात करें हम तो आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट में, इसमें लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल प्लेन फिर ये कहलाएगा राइट साइड का राइट पोर्शन, लेफ्ट साइड का लेफ्ट पोर्शन। तो यहाँ पर मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल है। फिर आपका आता है ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शनल प्लेन, मतलब आपकी बॉडी अपर और लोअर पार्ट में और सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड होगी, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे देखें आप, यदि आपको कहते हैं ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स का मतलब है कि आपकी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पे आपको कहा जाता है सेजाइटल तो लेफ्ट एंड राइट में, फ्रंटल और कोरोनल तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वे में। नेक्स्ट इज A nurse discourages a patient from straining excessively when attempting to have a bowel movement. What physiological response primarily may be prevented by avoiding straining on defecation? यदि कोई पर्सन पोटी करने गया है, डिफिकेशन के लिए गया है यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उस पर्सन के लिए कि आप ज़्यादा स्ट्रेनिंग का मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ बाउल मूवमेंट और डिफिकेशन ना करें। इसका रीज़न क्या है?
इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, डिसअरिथमिया हो सकता है, फीकल इन्फेक्शन हो सकता है, कि रेक्टल हेमरॉइड्स हो सकता है। क्या है ऐसा जो हो सकता है यदि पर्सन जो बाउल मूवमेंट या फिर फ्रेश होने जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? तो वो जो यहाँ पे होगा सबसे रिस्की होगा वो होगा डिसअरिथमिया। क्या होगा? डिसअरिथमिया। इनकॉन्टिनेंस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी, लेकिन डिसअरिथमिया से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसीलिए स्ट्रेनिंग ऑन डिफिकेशन, तो यहाँ पर पर्सन को क्या होगी? सांस रोकने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण सांस रोकेंगे आप यहाँ पर जब तो इंट्राथोरैसिक कॉन्ट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको हार्ट अटैक, डिसअरिथमिया आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेन एट स्कूल, जब आप स्ट्रेनिंग के साथ में बहुत प्रेशर के साथ स्टूल पास करते हैं तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और बीपी कभी कभी ट्रिगर आउट होकर पर्सन को क्या करेगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया भी हो सकता है। बहुत सारे केस में आपने सुना होगा कि बाथरूम में ही डेथ हो गई, तो हो सकता है ये रीज़न रहा हो। तो यहाँ पर यदि कोई स्ट्रेनिंग जो बाउल मूवमेंट के टाइम पे या फिर फ्रेश अप होने जाता है तो डिफिकेशन के लिए स्ट्रेन अवॉइड करने को क्यों कहा जाता है? ताकि डिसअरिथमिया या फिर ज़्यादा प्रेशर लगने से बीपी आपका हाई ना हो, हार्ट अटैक ना आ जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ना हो जाए। नेक्स्ट वन, HIV-1 बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ रेट्रोवायरस, विच वन? तो HIV-1 जो वायरस है ये कौन सी फैमिली से, रेट्रोवायरस की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटिवायरस, टेकीवायरस, पेरोमोवायरस या फिर पैरवोवायरस? तो HIV-1 है जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? रेट्रोवायरस की। तो ये बिलोंग करेगा आपका लेंटिवायरस से। किससे? लेंटिवायरस से। रेट्रोवेडा फैमिली सबको पता है HIV की, लेकिन इसी रेट्रोवायरस फैमिली की कौन सी एक और जो इंटरनल फैमिली है जिससे बिलोंग करेगा तो होगा लेंटिवायरस फैमिली। जो HIV-1 है किससे बिलोंग करेगा? यहाँ पर रेट्रोवायरस फैमिली का जो जीनस यहाँ पे पूछा है वो क्या होगा? लेंटिवायरस। क्या है? लेंटिवायरस। नेक्स्ट इज, यू आर केयरिंग फॉर अ हाई रिस्क प्रेग्नेंट क्लाइंट who is in a life-threatening situation. The fetus is also at risk for death. Clinical decisions are being made that concern you because some of these treatment and life-saving measures promote the pregnant woman's life at the same time that they significantly jeopardize the fetus life and viability. And other decision can preserve the fetus life at the expense of the pregnant woman's लाइफ। विच रोल ऑफ द नर्स इज द प्रायोरिटी एट दिस टाइम? ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में आ सकता है, स्पेशली नॉर्सेट जो नॉर्सेट हो गया, PGI हो गया, उस वहाँ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है, आपने ये चीज़ मूवीज़ में बहुत देखी होगी कि माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं, दो में से किसी एक को बचा सकते हैं। उस टाइप की सिचुएशन की बात की जा रही है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली एक क्लाइंट एडमिट है हॉस्पिटल में, आप उसकी केयर करते हैं। अब वहाँ पर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि फीटस भी हाई रिस्क पर है, कि मतलब या तो फीटस जो बच्चा है यूट्रस में उसको बचा सकते हैं आप, या माँ को बचा सकते हैं, फिर दोनों की जान है जो जा सकती है। तो ऐसे केस में एज अ नर्स आप कौन सा रोल निभाएंगे? केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेटर का या फिर एडवोकेसी का? क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि आपने मूवीज़ खूब देखी हैं, खूब सीरियल देखे हैं, कहा जाता है कि या तो माँ बच सकती है, बच्चा बच सकता है, किसको बचाएंगे आप? और यदि बचाते हैं आप तो यहाँ पर आपका कौन सा रोल प्ले होगा? केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर का कि एडवोकेसी का? तो ऐसे केस में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी अपना पढ़ा है, आपको एथिक्स आपके इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, लॉ इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे केस में आप एज एन एडवोकेसी का रोल प्ले करेंगे। वो इसलिए रोल प्ले करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए फैमिली कहती है बच्चे को बचाइए, माँ की जान को भी खतरा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो एज आपकी ड्यूटी होगी यहाँ पर एज एन एडवोकेट की। एडवोकेट का मतलब है यहाँ पर कि आपको जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे सलाह लेना है, जो भी हॉस्पिटल की रूल्स एंड पॉलिसी हैं वो सभी चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आपकी कहलाएगी क्या? एडवोकेसी। कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर यहाँ पे आपका नहीं होगा, ना ही आप यहाँ पे उनको
सांत्वना दे सकते हैं। 100% तो आप किसी भी चीज़ में नहीं कह सकते कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, और ना ही ये केस मैनेजर के तौर पर रहेगा, ये होगा आपका एडवोकेसी के तौर पर, क्योंकि दोनों की जान को खतरा है। नेक्स्ट वन, और यदि इनकेस आपने अपने मन की कर ली तो आपके जो लीगल एथिक्स हैं, आप पर लीगल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। भले आपने कंसेंट साइन करवाए हो, लेकिन इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए एडवोकेसी के तौर पर आप अपने सीनियर से सलाह लेंगे, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, वो सभी चीज़ें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, योर क्लाइंट हैज़ एन एलर्जी टू बोथ पेनिसिलिन एंड लेटेक्स। Which of these pathophysiological facts should you apply when you are providing to this client? यदि आप किसी मरीज में, आपको पता है कि इस मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से क्या है, एलर्जी है, तो यहाँ पर आप यदि किसी को ये मेडिसिन देते हैं तो इनमें से कौन सी पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आप चेक करेंगे। द सेंसिटाइजिंग डोज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू एनाफ्लेक्सिस. The second dose of penicillin can lead to distributive shock. Next, you should be aware of the fact that about 10% of the population has an allergy to both penicillin and latex. You should be aware of the fact that 20% of the population has an allergy to both penicillin and latex. तो यहाँ पर आपकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, आपको पता है कि आपके मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से एलर्जी है। तो यहाँ पे कहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि पहला डोज देंगे तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, यदि पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है तो क्या होगा, वो फर्स्ट डोज में एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन कॉज करेगी। लेकिन यदि आपको पता ही है कि मरीज को आपके पेनिसिलिन से एलर्जी और आपने जाके इंजेक्शन लगा दिया उसको पेनिसिलिन भर के, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है और जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, द सेकेंड डेज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है जो कॉज कर सकता है सेकेंड डोज, क्योंकि आपके मरीज को ऑलरेडी पेनिसिलिन और लेटेक्स से क्या है, एलर्जी है। फर्स्ट डोज की मानेंगे कि हाँ एनाफ्लेक्टिक शॉक होगा, लेकिन सेकेंड डोज यदि आपने दे दिया, चाहे आपको पता भी है कि उसको है ये चीज़, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के कारण उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो वर्टिगो किस में प्रॉब्लम होने के कारण होगा, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर। तो जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जो मैनर्स डिसीज आपने पढ़ी है उसमें जो देखने को मिलेगी, आपके कान में क्या लगेगा, जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है। क्या है, आपके कान में लगेगा कि जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है, और ये होता है इनर ईयर में। कहाँ पर, जो कोक्लियर वाला पार्ट होगा, वेस्टिबो कोक्लियर पार्ट, वहाँ पर। तो ये कहाँ की प्रॉब्लम है, आपके इनर ईयर की। यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ है जो कान में घूम सा रहा है। क्या है, कान में कुछ स्पिन जैसे हो रहा है, स्पिनिंग सेंसेशन आपको फील होगा, और ये होता है किसमें, मैनर्स डिसीज़ में। किसमें, मैनर्स डिसीज़ का जो क्लासिकल साइन है टिनिटस, वर्टिगो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इनर ईयर। नेक्स्ट इज सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। तो हर्निया को सर्जिकली रिपेयरिंग करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। टोमी का मतलब तो काट के सीधा अलग कर देना, सर्जिकली काटना, इंसिजन लगा के, तो वो है यहाँ पर हर्नियोटोमी। लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग की बात की जा रही, तो जब भी रिपेयरिंग की बात की जाए तो रिपेयरिंग का मतलब होता है रेफ्री, और ये क्या होगा यहाँ पर, हर्नियोरेफी। क्या कहलाएगा, हर्नियोरेफी। नेक्स्ट वन, द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। तो जब भी आपका पाल्पेशन किया जाता है, जो नर्सिंग असेसमेंट, जो एब्डोमिनल असेसमेंट होता है, तो उसमें जब डीप पाल्पेशन किया जा रहा है तो इसका एम क्या होगा, स्किन टर्गर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, हाइड्रेशन चेक करना, कि ऑर्गन्स को चेक करना। किसके लिए असेस किया जाता है यहाँ पर, यहाँ पर जो असेसमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा डीप पाल्पेशन ऑर्गन के लिए। लिवर, स्प्लीन, ये सभी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं किससे, डीप पाल्पेशन के थ्रू। इंटरनल ऑर्गन्स को असेस करने के लिए क्या किया जाता है, डीप पाल्पेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही क्यों इंजेक्ट किए जाते हैं यदि कोई एलर्जी चेक की जानी है तो। इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर,
इट डिफ्यूज रैपिडली, इट डिफ्यूज स्लोली या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। क्यों एलर्जिक रिएक्शन? मान लीजिए आपको कोई भी एंटीबायोटिक की एलर्जी है नहीं, तो उसके लिए आपको इंट्राडर्मल रूट से ही इंजेक्शन लगा के चेक किया जाएगा। तो ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये ईजी है एडमिनिस्टर करना, स्लोली डिफ्यूज़ होगा या फिर फास्ट डिफ्यूज़ होगा या फिर पेनलेस होगा, कम पेनफुल होगा। किस रीज़न से यहाँ पर एक किया जाएगा? तो इसका मेन रीज़न होगा कि ये स्लो डिफ्यूज़ होगा। मान लीजिए आपको यदि इससे कोई भी मेडिसिन की टेस्टिंग की जा रही है, आपको एलर्जिक रिएक्शन चेक किया जाना है, तो हमेशा ही इंट्राडर्मल रूट अपनाया जाता है। वो इसलिए कि ये धीरे धीरे क्या होगी, डिफ्यूज़ होगी। इन केस आपको कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम होती है तो स्लोली डिफ्यूज़ होगी। तो ऐसे केस में आप उस चीज़ का एंटीडोट दे के या फिर उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं और पर्सन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही एक मेन रीज़न होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन चेक करना है किसी मेडिसिन या फिर किसी फूड को लेके, तो हमेशा इंट्राडर्मल पैच है जो लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लो डिफ्यूज़ होगी। अब एक वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, तो वो कौन सी है? वो है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन, PPT एडमिनिस्टर किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए, तो वो भी किससे किया जाता है? इंट्राडर्मल रूट से। नेक्स्ट इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग। तो यहाँ पर जब किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन दी जाती है तो यहाँ पर एज अ नर्स आप इनटेक और आउटपुट चार्ट चेक करते रहते हैं। क्यों करेंगे? इंक्रीज द थ्रस्ट, इंड्यूस डायरेटिक इफेक्ट, कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी या फिर कॉज वाटर रिटेंशन। यदि किसी को ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है तो आप उसमें क्या चेक करेंगे? क्योंकि ये मेडिसिन और क्या कॉज कर सकती है? ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो PPH की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यहाँ पर ये एज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन उसी के जैसा काम करता है, इसीलिए क्या कॉज करेगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन है स्ट्रक्चर के मामले में उसी के जैसा है। तो जब ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों रिलीज किए जाते हैं, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ब्लड में, तो ADH क्या करेगा? आपके ब्लड में पानी कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन यदि जब आपको लंबे टाइम तक ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ किया जाएगा तो यही चीज़ हाइपोनेट्रेमिया का रीज़न भी बन सकती है, वाटर रिटेंशन का रीज़न भी बन सकती है, जिसके कारण आपका सिर दर्द होगा, मसल क्रैम्प होंगे। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? मरीज में वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो जब भी यदि किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ चेक करेंगे कि मरीज आपको अचानक से तो नहीं बता रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि उसको क्या हो गया है? वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो गई है, इसलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉज वाटर रिटेंशन और कॉज वाटर इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बिगनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर? तो प्रेशर सोर का बिगनिंग साइन क्या है? स्वेलिंग, कूलनेस, नमनेस या फिर डिस्कलरेशन। तो यहाँ पर प्रेशर सोर का जो बिगनिंग साइन की बात की जा रही है वो कौन सा है? प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर, ये सभी एक ही हैं। इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है डिस्कलरेशन। क्या होगा? डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिस्कलरेशन। फर्स्ट साइन की बात की जा रही, बिगनिंग साइन तो क्या है? डिस्कलरेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए एक स्केल यूज़ की जाती है डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर के लिए, तो क्या कहलाती है? ब्रेडन स्केल। कौन सी? ब्रेडन स्केल। इसमें मिनिमम स्कोरिंग 6 होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग 23 होती है। जैसे आपने ग्लासगो कोमा स्केल की मैक्सिमम 15 होती है, 3 से नीचे आ जाए मतलब मरीज कोमा में चला गया है। वैसे ही ब्रेडन स्केल की जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 23 का मतलब पर्सन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रेडन स्केल है यूज़ की जाएगी किसके लिए? डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर के लिए।
प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप, आपको ये भी आता है प्रेशर अल्सर, तो बार बार फ्रिक्वेंटली पर्सन की पोजीशन को चेंज करके एवरी 2 आवर में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होते रहे, तो प्रेशर सो डेवलप ना हो पाए। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज इन सीन इन चाइल्ड विद द, स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा कौन से बच्चे में, काइफोसिस वाले में, लॉर्डोसिस वाले में, टेलीपेस वाले में, कि ऑल ऑफ दी अबव में, किस तरीके के बच्चे में स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। स्वान की नेक होती है उस तरीके की बात की जा रही है, तो किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस वाले पर्सन में, किसमें, लॉर्डोसिस वाले में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लॉर्डोसिस। एक डिफॉर्मिटी है स्पाइन बोन, जो बैक बोन है आपकी स्पाइन है उसकी डिफॉर्मिटी, जिसमें पर्सन का जो जैसे स्वान होता है उस तरीके से आपकी वर्टिब्रा रहेगी, और यहाँ पर मोर देन नॉर्मल से है जो ज़्यादा क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी। बैक कर्व क्या है, अंदर की तरफ रहेगी, इसके कारण बच्चा कैसा दिखेगा, स्वे बैक, जो स्वान की नेक होती है उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, स्वे बैक अपीयरेंस एंड इट्स सीन इन द लॉर्डोसिस। थोरेसिक वे में, थोरेसिक जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो काइफोसिस कहलाएगी, लंबर एरिया में होगा तो लॉर्डोसिस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एपिथेलियल इज एफिशिएंट इन जनरेटिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस डेड सेल्स डैमेज्ड बाय मैकेनिकल फ्रैक्शन, कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में ये ताकत रहेगी या फिर नई सेल्स को जनरेट करेगा, पुरानी जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करके बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन के, कौन से ऐसे एपिथेलियल टिश्यू हैं, ट्रांजिशनल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको ज़रूरी नहीं यही सेवा एपिथेलियल में से आपको कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है कि न्यू सेल्स को रिप्लेस करेगा, जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा मैकेनिकल फ्रैक्शन से, और जो नई सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो कौन सी टिश्यूज़ होंगे, तो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर होते हैं सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह प्रेजेंट रहते हैं, कि जो आपको एग्ज़ाम में या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ट्रैकिया वाले एरिया में वहाँ पे कौन से हैं, और यूट्रस में कौन से हैं, तो ये आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल में है एफिशिएंट, मतलब उनकी ये क्षमता है कि वो नई सेल्स को जनरेट करेंगे डेड सेल्स को डैमेज करके, तो वो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। कौन से, स्ट्रेटिफाइड